हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। हम दोस्तों पढ़ रहे हैं गोदान, और गोदान के 30 भाग हम पढ़ चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए पिछले भाग की हम समरी है उसको पहले देख लेते हैं। तो खन्ना साहब की जो मिल है वो जल चुकी है, और अब बात चल रही है कि अब मज़दूरों के काम ना करने से कोई नुकसान तो है नहीं, लेकिन अब जो मज़दूर थे वो भी बेचारे क्या हो गए थे, बेरोज़गार हो गए थे। उनके लिए भी खाने की समस्या थी। ओंकारनाथ से विशेष खफा थे, क्योंकि ओंकारनाथ उनको लड़ाई में छोड़ कर के भाग गए थे। लेकिन मिर्ज़ा खुर्शीद हैं, वो भी क्या कर सकते थे। और मिर्ज़ा खुर्शीद भी चाहते थे कहीं ना कहीं इनको काम मिल जाए, लेकिन अब वो भी क्या है, कम मजदूरी पे काम करने के लिए तैयार थे। और वो मिल के मालिकों में यानी डायरेक्टरों में और जो खन्ना जी है उनमें बातचीत कर रही थी। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि भाई वो काम करने को तैयार हुए तो नए जो लगाए गए थे वो और भी कम मजदूरी पे काम करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनमें बहुत सारे गांव वगैरह से आए थे, बेरोजगार की मार है वो झेल चुके थे। तो बात चलती है कि भाई नए मजदूरों को ले लो कम पे ही। कुछ लोग कहते हैं कि पुराने जो लोग हैं वो अभ्यस्त हैं, बचपन से काम कर रहे हैं, तो उनको ही लिया जाए। इस प्रकार की बातचीत है वो कर रहे होते हैं। तो खन्ना जी हैं वो शत्रुओं से मित्रों से सबसे सलाह ले रहे हैं। गोविंदी से भी उन्होंने सलाह ली है। गोविंदी और खन्ना में अब जो सेटलमेंट है वो हो गया है। उनका जो बीच की जो दीवार थी वो गिर गई है, क्योंकि मालती की तरफ है वो आकृष्ट हो गए। कौन? मेहता जी। इसके बाद में मालती है, उसके जीवन की भी काया पलट है वो हो रही है। उसे अब किसी चीज़ से ज़्यादा मतलब नहीं है। पहले जो सोचती थी वो भी इतना नहीं है। मेहता जी हैं वो भी ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, और वो सोचते हैं कि भाई मानव जाति की एकता है वो ही उनकी समझ में आती है। मानव समाज की एकता में उनका दृढ़ विश्वास था। सेवा के प्रति स्वार्थपन है जो उनका वो बढ़ता जाता है। बहुत सारी चीज़ों से अब वो दूर रहते हैं। वो केवल क्या है, दर्शन वगैरह द्वैत अद्वैत इनको केवल व्यापार समझते हैं। मालती है अब वो गरीबों को बिना फीस लेकर के देखने जाती है। उसका व्यवहार है वो बदल गया है, लेकिन अभी तक वो रंग पाउडर के प्रति जो मोह था उसका, उसको वो नहीं हटा पाई है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वो कभी कभी देहातों गाँव में घूमने चले जाते हैं। ऐसे ही मालती और मेहता दोनों होरी के गांव में आ जाते हैं। होरी बाहर बैठा हुआ उनको मिलता है। तब मेहता जी के उसको पहचान लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारी राय साहब के यहाँ पर जो धनुष लीला हुई थी उसमें मुलाकात हुई थी, उसमें तुम जनक के माली बने थे। होरी की स्मृति जाग जाती है, वो पहचानता है। अब वो भागता है पटेश्वरी घर कुर्सी लाने के लिए। मेहता जी कहते हैं कि हम खाट पे बैठेंगे। इसके बाद में दोनों बैठ जाते हैं। सलिया आती है, बच्चे को दे देती है, कहती है कि बच्चा बड़ा प्यारा है, मैं इसको ले जाऊँ। सलिया कहती है आपका ये, आपको ये साथ में रह करके थोड़ा सा आदमी बन जाएगा। इसके बाद में बातचीत हो रही होती है। तो मालती है को औरतें वो भीतर ले जाती हैं, क्योंकि बाहर पुरुषों की जो भीड़ है, बच्चों की भीड़ भी लग चुकी थी, उनकी चक्कर में बात नहीं हो पा रही थी। मालती भीतर जाती है, सफाई के संयम के उपदेश देती है, जो कि लेडीज़ों की समस्याएं जो भी है कि साफ़ सफाई से रहना सीखें और संयम भी करें। सभी जो कहती हैं कि भाई यहाँ तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो तरह तरह की बातें हैं वो बताती है। सभी घरों में बच्चों की वो परीक्षा करने जाती है, सभी घरों की जानकारी लेती है। और उनको समझाती है कि भाई ये लेडीज़ों ने अपने जीवन का कुर्बान कर दिया है, लेकिन जो जागृत लेडी जो है, जो पढ़ लिख जाती हैं, उनमें केवल अपने लिए अहम भाव है वो जागृत हो जाता है। लेकिन फिर भी इन महिलाओं का विकास होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक ये अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगी तब तक इनका उद्धार होना आवश्यक संभव नहीं है। तब तक ये कैसे सिखाएंगे पुरुषों को कि भाई कैसा आचरण है वो महिलाओं के साथ में करना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों मेहता साहब हैं वो किसानों की कुश्ती देख रहे हैं, और सोच रहे हैं कि आज मिर्ज़ा खुर्शीद को मैं ले आता तो उनके साथ भी मेरा एक दांव हो जाता। इसके बाद में वो सोचते हैं कि भाई किसान हैं वो केवल क्या है, अपने कारण ही दुर्दशा में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। इनका देवतापन है वो ही इनकी जो दशा है उसके लिए जिम्मेदार है। इसके बाद में वो कहते हैं कि जब तक अपने अधिकारों के लिए ये संघर्ष करना नहीं सीखेंगे
तब तक इनका उद्धार नहीं हो सकता है। मेहता जी मालती को बच्चों को गोद में लिए हुए निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हुए ग्रामीण औरतों के साथ में बैठी हुई देखते हैं तो उनके मन में मालती के प्रति आज जो श्रद्धा है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। उनका मन में जो विभिन्न अब तक कई बार चीज़ें बिखरी हुई थी वो सारी एकजुट होकर के प्रज्वलित उनके आत्मा को कर देती हैं और वो मालती के प्रति और ज़्यादा विनम्र और आकर्षित हो जाते हैं। इसके बाद में मेहता और मालती हैं दोनों बाहर चले जाते हैं, नदी के तट पर बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। बहुत ही सुहावना मौसम हो रहा होता है। वहाँ पर झाऊ का जंगल था तो झाऊ की लकड़ियों को काट करके मेहता जी रस्सियाँ बँटने लगते हैं। मालती पूछती है कि तुम तो शहरों में रहते हो, तुम्हें गाँव की जीवन का कैसे अभ्यास हो गया। वो कहते हैं कि शायद ये मेरा पिछले जन्म का प्रेम है कि मुझे प्रकृति में मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, कुछ भी याद नहीं रहता है। इसके बाद में वो एक नाव बनाते हैं और उसको खेने लगते हैं। तो दोनों खेते हुए बातें कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई, मेहता जी कहते हैं कि भाई मैं अपने जीवन का ऐसा भवन खड़ा करना चाहता हूँ जिसका जो आधार है वो कम से कम क्या हो, स्थिर हो। मालती को दिक्कत होती है कि क्या तुम मुझे क्या है अस्थिर हो चंचल मानते हो, अभी तक तुम मुझे परीक्षा के गुणों से देखते हो, कभी तुमने प्रेम के दृष्टि से मुझे देखा ही नहीं। मेहता कहते हैं कि तुमने मेरी परीक्षा नहीं ली। वो कहती है मैंने तो नहीं ली, मैं तो पहली ही बार में तुम पर लट्टू हो गई थी। वो कहती है कि भाई नारियों का स्वभाव होता है कि वो हर किसी की परीक्षा करती हैं, चाहे तुमने अप्रत्यक्ष रूप से परीक्षा की हो लेकिन तुमने की जरूर होगी। मेहता जी शादी के मामले में, विवाह के मामले में भावुकता को पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि पहले भी स्वयंवर के माध्यम से परीक्षा होती थी और आजकल भी होती है, तब से ये वृत्ति है वो लेडीजों में है ही है। इसके बाद में वो दूसरी पार उतर जाते हैं और वो कहते हैं कि आज मैं तुम्हें अपने अंदर का जो रूप है वो दिखाने के लिए लाया हूँ और तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो उसे भी मैं जानना चाहता हूँ। आज तक जो रूप मैंने किसी को नहीं दिखाया है वो मैं आपको बताऊँगा कि क्या है। कि भाई यदि मान लो मैं तुमसे शादी करके बेवफा हो जाऊँ तो तुम क्या करोगी। वो कहती है कि मैं तुम्हें समझाऊंगी, लेकिन मेरी आदत नहीं छूटे फिर क्या करोगी कि मैं विष खा करके मर जाऊंगी। तो मेहता जी कहते हैं कि भाई मेरा ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हारे प्राण लूँगा और फिर अपने प्राण दे दूँगा। मालती सिर से पांव तक सहर जाती है और वो कहती है कि तुम इतने हिंसक हो, मैंने नहीं पता था। कि फिर मेहता जी कहते हैं कि मैं इस मामले में पूरा क्या हूँ, पूरी तरह से पशु हूँ। जो आदर्शवादी निस्वार्थ प्रेम है, श्रद्धा त्याग में प्रेम है, ये मेरे लिए सारी आदर्शवादी बातें हैं। लेकिन ऐसी बातों का भले ही मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन प्रेम है वो सीधी सादी गऊ नहीं है बल्कि खूंखार शेर है जो अपने शिकार के पास में किसी को भी आने नहीं देता है। इस प्रकार की बातों से मालती कहती है कि यदि प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ, वह देह की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा की वस्तु है। इसके बाद में वो खड़ी हो जाती है, नदी की तरफ चलने लगती है। उसे अंदर से कोई ऐसा लगता है कि उसने अपने आप को पा लिया हो, कोई विचार कोई ऐसा जागृत उसकी शक्ति में हो जाता है कि उससे उसमें ऊर्जा आ जाती है। उसकी मनोवृत्ति अभी तक किसी की थी, एक बच्चे की तरह थी जो पुस्तकों को पढ़ता है लेकिन उन्हीं चीज़ों को पढ़ता है जो उसकी परीक्षा में आने लायक है। लेकिन मालती है जो कुछ भी करती थी तो मेहता को रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए करती थी। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा धैर्य नहीं था कि भाई मैं मेहता को उस तरह से, तो वो भी क्या है, बिल्कुल उसका जीवन है वो थोड़ा सा मेहता से कट जाती है और उसे लगता है कि भाई मेहता है, मैं इसको सोचती थी लेकिन ये इससे अलग निकला। मेहता ने आत्मा और समर्पण को जो मालती सोचती थी प्रेम का क्षेत्र है उसको गिरा करके भौतिक धरातल पे ला दिया था, जहाँ पर संदेह का और ईर्ष्या की बातें हैं। तो उसकी जो बुद्धि थी जो मेहता के प्रति थी आकर्षित, थोड़ा सा उसमें विनम्र भाव आ रहा था, तो वो क्या हो जाती है, एकदम से आहत हो जाती है और वो कहती है कि अब हमें लौटना चाहिए। तो यहाँ तक हमने ये भाग हमने पढ़ा था। अब हम 21वां भाग है वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए। राय साहब का सितारा बुलंद था, उसके पूरे उसके राय साहब का सितारा बुलंद था, उनके तीनों मंसूबे पूरे हो गए थे। कन्या की शादी धूमधाम से हो गई थी, मुकदमा जीत गए थे और निर्वाचन में सफल ना हुए थे, होम मेंबर भी हो गए थे।
चारों ओर से बधाइयां मिल रही थीं, तारों का तांता लगा हुआ था। इस मुकदमे को जीतकर उन्होंने ताल्लुकेदारों की प्रथम श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लिया था। सम्मान तो उनका पहले भी किसी से कम न था, मगर अब तो उसकी जड़ और भी गहरी और मजबूत हो गई थी। सामयिक पत्रों में उनके चित्र और चरित्र दनादन निकल रहे थे। कर्ज की मात्रा बहुत बढ़ गई थी, मगर अब राय साहब को इसकी परवाह न थी। वह इस नई मिल्कियत का एक छोटा सा टुकड़ा बेचकर कर्ज से मुक्त हो सकते थे। सुख की वो ऊंची से ऊंची कल्पना तो उन्होंने की थी, उससे कहीं ऊंचे जा पहुंचे थे। अभी तक उनका बंगला केवल लखनऊ में था, अब नैनीताल, मसूरी, शिमला, तीनों स्थानों में एक एक बंगला बनवाना लाजिम हो गया। अब उन्हें यह शोभा नहीं देता कि इन स्थानों में जाएं तो होटलों में या किसी दूसरे राजा के बंगले में ठहरें। जब सूर्य प्रताप सिंह के बंगले इन सभी स्थानों में थे, तो राय साहब के लिए यह बड़ी लज्जा की बात थी कि उनके बंगले ना हों, संयोग से बंगले बनवाने की जहमत ना उठानी पड़े। उस समय पर क्या है, अंग्रेज लोग ठंडे स्थानों पर रहते थे, तो उनकी ही नकल करते हुए भारत के भी जो भी ये जमींदार राजा वगैरह हैं, वो भी इन्हीं स्थानों पर जाने लग जाते थे। बने बनाए बंगले सस्ते दामों में मिल गए। हर एक बंगले के लिए माली, चौकीदार, कारिंदा, खानसामा आदि भी रख लिए गए। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह थी कि अब की हिज मैजेस्टी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें राजा की पदवी मिल गई। अब उनकी महत्वाकांक्षा संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई। उस दिन खूब जश्न मनाया गया और इतनी शानदार दावत हुई कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। जिस वक्त हिज एक्सीलेंसी गवर्नर ने उन्हें पदवी प्रदान की, गर्व के साथ राजभक्ति की ऐसी तरंग उनके मन में उठी, उनका एक एक रोम उससे प्लावित हो गया। यह है जीवन नहीं। विद्रोहियों के फेर में पड़कर व्यर्थ बदनामी ली, जेल गए, अफसरों की नज़रों से गिर गए। जिस डीएसपी ने उन्हें पिछली बार गिरफ्तार किया था, इस वक्त वह उनके सामने हाथ बांधे खड़ा था और शायद अपने अपराध के लिए क्षमा मांग रहा था। मगर जीवन की सबसे बड़ी विजय उन्हें उस वक्त हुई जब उनके पुराने दोस्त परास्त शत्रु सूर्य प्रताप सिंह ने उनके बड़े लड़के रुद्रपाल सिंह से अपने कन्या के विवाह का संदेशा भेजा। राय साहब को ना मुकदमे जीतने की इतनी खुशी हुई थी, ना मिनिस्टर होने की। वह सारी बातें कल्पना में आती थी, मगर यह बात तो आशातीत ही नहीं, कल्पनातीत थी। वही सूर्य प्रताप सिंह जो अभी कई महीने तक उन्हें अपने कुत्ते से भी नीचा समझता था, वह आज उनके लड़के से अपनी लड़की का विवाह करना चाहता था। कितनी असंभव बात। रुद्रपाल इस समय एमए में पढ़ता था। तो अमरपाल का बेटा कौन है? रुद्रपाल बड़ा निर्भीक, पक्का आदर्शवादी, अपने ऊपर भरोसा रखने वाला, अभिमानी, रसिक और आलसी युवक था, जिसे अपने पिता की यह धन और मान लिप्सा बुरी लगती थी। राय साहब इस समय नैनीताल में थे। यह संदेशा पाकर फूल उठे। यद्यपि वह विवाह के विषय में लड़के पर किसी तरह का दबाव डालना ना चाहते थे, पर इसका उन्हें विश्वास था कि वह जो कुछ निश्चय कर लेंगे, उसमें रुद्रपाल को कोई आपत्ति ना होगी। और राजा सूर्य प्रताप सिंह से नाता हो जाना एक ऐसे सौभाग्य की बात थी कि रुद्रपाल का सहमत ना होना ख्याल में भी ना आ सकता था। उन्होंने तुरंत राजा साहब को बात दे दी और उसी वक्त रुद्रपाल को फ़ोन किया। रुद्रपाल ने जवाब दिया, मुझे स्वीकार नहीं। राय साहब को अपने जीवन में ना कभी इतनी निराशा हुई थी और ना इतना क्रोध आया था। पूछा, कोई वजह? समय आने पर मालूम हो जाएगा। मैं अभी जानना चाहता हूँ। मैं नहीं बतलाना चाहता। तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। जिस बात को मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती, उसे मैं आपके हुक्म से नहीं मान सकता। तो ये रुद्रपाल का कथन है। राय साहब ने बड़ी नम्रता से समझाया, बेटा, तुम आदर्शवाद के पीछे अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो। यह संबंध समाज में तुम्हारा स्थान कितना ऊंचा कर देगा, कुछ तुमने सोचा है? इससे ईश्वर की प्रेरणा समझो। उस कुल की कोई दरिद्र कन्या भी मुझे मिलती तो मैं अपने को भाग्य को सराहता। यह तो राजा सूर्य प्रताप की कन्या है, जो हमारे सिरमौर है। मैं उसे रोज देखता हूँ, तुमने भी देखा होगा। रूप गुणशील स्वभाव में ऐसी युवती मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तो 4 दिन का और मेहमान हूँ। तुम्हारे सामने सारा जीवन पड़ा है। मैं तुम्हारे ऊपर दबाव डालना नहीं चाहता। तुम जानते हो विवाह के विषय में मेरे विचार कितने उदार हैं, लेकिन यह भी तो धर्म है कि अगर तुम्हें गलती करते देखूं तो चेतावनी दे दूं। रुद्रपाल ने इसका जवाब दिया, मैं इस विषय में बहुत पहले निश्चय कर चुका हूं, उसमें अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। राय साहब को लड़के की जड़ता पर फिर क्रोध आया। गरज कर बोले, मालूम होता है तुम्हारा सिर फिर गया है। आकर मुझसे मिलो, विलंब न करना। मैं राजा साहब को जवाब दे चुका हूँ।
रुद्रपाल ने जवाब दिया, खेद है, अभी मुझे अवकाश नहीं है। दूसरे दिन राय साहब खुद आ गए। दोनों अपने अपने शस्त्रों से सजे हुए तैयार खड़े थे। एक ओर संपूर्ण जीवन का मजा हुआ अनुभव था, समझौतों से भरा हुआ। दूसरी ओर कच्चा आदर्शवाद था, जिद्दी, उद्दंड और निर्मम। राय ने मर्म राय साहब ने सीधे मर्म पर आघात किया। मैं जानना चाहता हूँ वह लड़की कौन है। रुद्रपाल ने अचल भाव से कहा, अगर आप इतने उत्सुक हैं तो सुनिए, वह मालती देवी की बहन कौन है? सरोज है। भाई दूसरी मालती की तीन बहन थी। मालती की पहली मालती थी, दूसरी सरोज थी और तीसरी वरदा थी। राय साहब आहत होकर गिर पड़े। अच्छा, वह? आपने तो सरोज को देखा होगा। खूब देखा है। तुमने राजकुमारी को देखा है या नहीं? जी हाँ, खूब देखा है। फिर भी मैं रूप को कोई चीज़ नहीं समझता। तुम्हारी अक्ल पर मुझे अफसोस आता है। मालती को जानते हो, कैसी औरत है? उसकी बहन क्या कुछ और होगी? रुद्रपाल ने तेवरी चढ़ाकर कहा, मैं इस विषय में आपसे और कुछ नहीं कहना चाहता, मगर मेरी शादी होगी तो सरोज से। मेरे जीते जी कभी नहीं होगी, तो आपके बाद होगी। अच्छा, तुम्हारे यह इरादे हैं? और राय साहब की आंखें सजल हो गईं, जैसे सारा जीवन उजड़ गया हो। मिनिस्ट्री और इलाका और पदवी सब जैसे बासी फूलों की तरह नीरस निरानंद हो गए हों। जीवन की सारी साधना व्यर्थ हो गई। उनकी स्त्री का जब देहांत हुआ था तो उनकी उम्र 36 साल से ज़्यादा ना थी। वह विवाह कर सकते थे और भोग विलास का आनंद उठा सकते थे। सभी उनसे विवाह करने के लिए आग्रह कर रहे थे, मगर उन्होंने इन बालकों का मुंह देखा और विधुर जीवन की साधना स्वीकार कर ली। इन्हीं लड़कों पर अपने जीवन का सारा भोग विलास न्यौछावर कर दिया। आज तक अपने हृदय का सारा स्नेह इन्हीं लड़कों को देते चले आए हैं, और आज यह लड़का इतनी निष्ठुरता से बातें कर रहा है मानो उनसे कोई नाता नहीं। फिर वह क्यों जायदाद और सम्मान और अधिकार के लिए जान दे? इन्हीं लड़कों के लिए ही तो वह सब कुछ कर रहे थे। कुछ लड़कों को उनका जरा भी लिहाज नहीं, तो वह क्यों यह तपस्या करे? उन्हें कौन संसार में बहुत दिन रहना है? उन्हें भी आराम से पड़े रहना आता है। उनके और हजारों बाई मूछों पर ताप देकर जीवन का भोग करते हैं और मस्त घूमते हैं। फिर भी वह क्यों ना भोग विलास में पड़े रहें? उन्हें इस वक्त याद ना रहा, वह जो तपस्या कर रहे हैं वह लड़कों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, केवल यश के लिए नहीं बल्कि इसीलिए कि वह कर्मशील है और उन्हें जीवित रहने के लिए इसकी ज़रूरत है। वह विलासी और अकर्मण्य बनकर अपनी आत्मा को संतुष्ट नहीं रख सकते। उन्हें मालूम नहीं कि कुछ लोगों की प्रकृति ही ऐसी होती है कि विलास का अपाहिजपन स्वीकार ही नहीं कर सकते। वे अपने जिगर का खून पीने के लिए ही बने हैं और मरते दम तक पिए जाएंगे। मगर इस चोट की प्रतिक्रिया भी तुरंत हुई। हम जिनके लिए त्याग करते हैं उनसे किसी बदले की आशा ना रखकर भी उनके मन पर शासन करना चाहते हैं, चाहे वह शासन उन्हीं के हित के लिए हो। यद्यपि उस हित को हम अपना लेते हैं कि वह उनका ना होकर हमारा हो जाता है। त्याग की मात्रा जितनी ही ज़्यादा होती है, यह शासन भावना भी उतनी ही प्रबल होती है। तो यहाँ पर देखिए, मुझे शुक्ल जी याद आ रहे हैं। उसी तरह की बात प्रेमचंद जी लिख रहे हैं। और जब सहसा हमें विद्रोह का सामना करना पड़ता है तो हम क्षुब्ध हो उठते हैं और वह त्याग जैसे प्रतिहिंसा का रूप ले लेता है। राय साहब को यह जिद्द पड़ गई कि रुद्रपाल का विवाह सरोज के साथ ना होने पाए, चाहे इसके लिए उन्हें पुलिस की मदद क्यों ना लेनी पड़े, नीति की हत्या क्यों ना करनी पड़े। उन्होंने जैसे तलवार खींचकर कहा, हाँ, मेरे बाद ही होगी और अभी उसे बहुत दिन है। रुद्रपाल ने गोली चला दी, ईश्वर करे आप अमर हों, सरोज से मेरा विवाह हो चुका। लीजिए साहब। झूठ, बिल्कुल नहीं, प्रमाण पत्र मौजूद है। राय साहब आहत होकर गिर पड़े। इतनी सतृष्ण हिंसा की आंखों से उन्होंने कभी किसी शत्रु को ना देखा था। शत्रु अधिक से अधिक उनके स्वार्थ पर आघात कर सकता था, या देह पर या सम्मान पर यह आघात तो उनके उस मर्मस्थल पर था जहाँ जीवन की संपूर्ण प्रेरणा संचित थी। एक आंधी थी जिसने उसका जीवन जड़ से उखाड़ दिया। अब वह सर्वथा अपंग है। पुलिस की सारी शक्ति हाथ में रहते हुए अपंग हैं। बल प्रयोग उनका अंतिम शस्त्र था। तो देखिए, उस समय भी मतलब विवाह को क्या है, प्रमाण पत्र मिल गया, यानी कि कोर्ट मैरिज की भी बात करें तो मतलब कितना समय से देखिए प्रेमचंद जी आगे थे। वह शस्त्र उनके हाथ से निकल चुका था। रुद्रपाल बालिग हैं, सरोज भी बालिग है, और रुद्रपाल अपनी रियासत का मालिक है। उस पर कोई दबाव नहीं।
आहा, अगर जानते यह लौंडा यूं विद्रोह करेगा तो इस रियासत के लिए लड़ते ही क्यों। इस मुकदमेबाजी के पीछे 2-2.5 लाख बिगड़ गए, जीवन ही नष्ट हो गया। अब तो उनकी लाज इसी तरह बचेगी। और इस लौंडे की खुशामद करते रहें। उन्होंने जरा बाधा दी और इज्जत धूल में मिली। वह जीवन का बलिदान करके भी अब स्वामी नहीं है। ओह, सारा जीवन नष्ट हो गया, सारा जीवन। तो इस तरह उसकी बातों को सुन करके कि भाई मेरी तो शादी हो चुकी है, राय साहब को अपना पूरा जीवन है वो निस्सार लगता है। रुद्रपाल चला गया था। राय साहब ने कार मंगवाई और मेहता से मिलने चले। मेहता अगर चाहें तो मालती को समझा सकते हैं, सरोज भी उनकी अवहेलना ना करेगी। अगर 10-20 हज़ार रुपये बल खाने से भी ये विवाह रुक जाए तो वह देने को तैयार थे। उन्हें उस स्वार्थ के नशे में यह बिल्कुल ख्याल ना रहा कि वह मेहता के पास ऐसा प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं जिस पर मेहता की हमदर्दी कभी उनके साथ ना होगी। मेहता ने सारा वृत्तांत सुनकर उन्हें बताना शुरू किया। गंभीर मुंह बनाकर बोले, यह तो आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है। राय साहब भांप ना सके, उछलकर बोले, जी हाँ, केवल प्रतिष्ठा का। राजा सूर्य प्रताप सिंह को तो आप जानते हैं। मैंने उनकी लड़की को भी देखा है। सरोज उसके पाँव की धूल भी नहीं है। मगर इस लौंडे की अकल पर पत्थर पड़ गया है तो मारिए गोली, आपको क्या करना है वही पछताएगा। आहा, यही तो नहीं देखा जाता मेहता जी, मिलती हुई प्रतिष्ठा नहीं छोड़ी जाती। मैं इस प्रतिष्ठा पर अपनी आधी रियासत कुर्बान करने को तैयार हूँ। आप मालती देवी को समझा दें तो काम बन जाए। इधर से इनकार हो जाए तो रुद्रपाल सिर पीट कर रह जाएगा और यह नशा 10-5 दिन में आप उतर जाएगा। यह प्रेम श्रेम कुछ नहीं है, केवल सनक है। लेकिन मालती बिना कुछ रिश्वत लिए मानेगी नहीं। आप जो कहिए मैं उसे दूंगा। वह चाहे तो मैं उसे यहाँ के डफरिन हॉस्पिटल का इंचार्ज बना दूँ। मान लीजिए वह आपको चाहे तो आप राजी होंगे। जब से आपको मिनिस्ट्री मिली है आपके विषय में उसकी राय जरूर बदल गई होगी। राय साहब ने मेहता के चेहरे की तरफ देखा। उस पर मुस्कुराहट की रेखा नजर आई। समझ गए। व्यथित स्वर में बोले, आपको भी मुझसे मजाक करने का यही अवसर मिला। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मुझे यकीन था कि आप मेरी हालत पर विचार करेंगे, मुझे उचित राय देंगे और आप मुझे बनाने लगे। जिसके दांत नहीं दुखें वह दांतों का दर्द क्या जाने। मेहता ने गंभीर स्वर में कहा, क्षमा कीजिएगा, आप ऐसा प्रश्न लायक लेकर आए हैं उस पर गंभीर विचार करना मैं हास्यास्पद समझता हूँ। आप अपनी शादी के जिम्मेदार हो सकते हैं, लड़के की शादी का दायित्व आप क्यों अपने ऊपर लेते हैं, खासकर जब लड़का बालिग है और अपना नफ़ा नुकसान समझता है। कम से कम मैं तो शादी जैसे महत्व के मामले में प्रतिष्ठा का कोई स्थान नहीं समझता। प्रतिष्ठा धन से होती तो राजा साहब उस नंगे बाबा के सामने घंटों गुलामी की तरह हाथ बांधे ना खड़े रहते। मालूम नहीं कहाँ तक सही है, पर राजा साहब अपने इलाके के दरोगा तक को सलाम करते हैं। इसे आप प्रतिष्ठा कहते हैं। लखनऊ में आप किसी दुकानदार, किसी अहलकार, किसी राहगीर से पूछिए, उनका नाम सुनकर गालियां ही देगा। इसी को आप प्रतिष्ठा कहते हैं। जाकर आराम से बैठिए, सरोज से अच्छी वधू आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी। राय साहब ने आपत्ति के भाव से कहा, बहन तो मालती की ही है। मेहता ने गर्म होकर कहा, मालती की बहन होना क्या अपमान की बात है। मालती को आपने जाना नहीं और न जानने की परवाह की। मैंने भी यही समझा था, लेकिन अब मालूम हुआ कि ही वह आग में पड़कर चमकने वाली सच्ची धातु है। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कहा जा रहा है सरोज के बारे में। वह उन वीरों में है। तो ये इसके बारे में, मालती के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों कि मालती को आपने जाना नहीं हो ना जानने की परवाह की। मैंने भी यही समझा था, लेकिन अब मालूम हुआ कि वह आग में पड़कर चमकने वाली सच्ची धातु है। वह उन वीरों में है जो अवसर पड़ने पर अपना जौहर दिखाते हैं, तलवार घुमाते नहीं। आपको मालूम है खन्ना की आजकल क्या दशा है। राय साहब ने सहानुभूति के भाव से सिर हिलाकर कहा, कह सुन चुका हूँ और बार बार इच्छा हुई कि उनसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ना मिली। उस मिल में आग लगना उनके सर्वनाश का कारण हो गया। जी हाँ, अब वह एक तरह से दोस्तों की दया पर अपना निर्वाह कर रहे हैं। उस पर गोविंदी महीनों से बीमार है। उसने खन्ना पर अपने को बलिदान कर दिया, उस पशु पर जिसने हमेशा उसे जलाया।
अब वह मर रही है और मालती रात भर उसके सिरहाने बैठी रह जाती है। वही मालती जो किसी राजा रईस से 500 फीस पाकर भी रात भर ना बैठेगी। खन्ना के छोटे बच्चों को पालने का भार भी मालती पर है। यह मातृत्व उसमें कहाँ सोया हुआ था मालूम नहीं। मुझे तो मालती का यह स्वरूप देखकर अपने भीतर श्रद्धा का अनुभव होने लगा। हालांकि आप जानते हैं मैं घोर जड़वादी हूँ और भीतर के परिष्कार के साथ उसकी छवि में भी देवत्व की झलक आने लगी है। मानवता इतनी बहुरंगी और इतनी समर्थ है, इसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। आप उनसे मिलना चाहें तो चलिए, इसी बहाने मैं भी चला चलूँगा। राय साहब ने संदिग्ध भाव से कहा, जब आप ही मेरे दर्द को नहीं समझ सके तो मालती देवी क्या समझेंगी। मुफ्त में शर्मिंदगी होगी, मगर आपके पास जाने के लिए किसी बहाने की जरूरत आपको पास जाने के लिए किसी बहाने की जरूरत क्यों। मैं तो समझता था आपने उनके ऊपर अपना जादू डाल दिया है। मेहता ने हसरत भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, वह बात अब स्वप्न हो गई। यानी कि जब नदिया के पास गए थे पिछले भाग में, वहीं से क्या है उनमें अनुमान चल रही है, बातचीत नहीं हो पाई होंगी। अब तो कभी उनके दर्शन भी नहीं होते, उन्हें अब फुर्सत भी नहीं रहती। 2-4 बार गया मगर मुझे मालूम हुआ मुझसे मिलकर वह कुछ खुश नहीं हुई। तब से जाते झेंपता हूँ। हाँ, खूब याद आया, आज महिला व्यायामशाला का जलसा है, आप चलेंगे तो राय साहब ने बेदली के साथ कहा। जी नहीं, मुझे फुर्सत नहीं, आप चलेंगे। मुझे तो यह चिंता समार है कि राजा साहब को क्या जवाब दूंगा। मैं उन्हें वचन दे चुका हूँ। यह कहते हुए वो उठ खड़े हुए मंद गति से द्वार की ओर चले। जिस गुत्थी को सुलझाने आए थे वह और भी जटिल हो गई, अंधकार और भी अशूझ हो गया। मेहता ने कार तक आकर उन्हें विदा किया। राय साहब सीधे अपने बंगले पर आए और दैनिक पत्र उठाया था कि मिस्टर तनख्वाह का कार्ड मिला। तनख्वाह से उन्हें घृणा थी और उसका मुंह भी ना देखना चाहते थे, लेकिन इस वक्त मन की दुर्बल दशा में उन्हें किसी हमदर्द की तलाश थी जो और कुछ ना कर सके पर उनके मनोभावों से सहानुभूति तो करे। तुरंत बुला लिया। तनख्वाह पांव दबाते हुए रोनी सूरत लिए कमरे में दाखिल हुए और ज़मीन पर झुककर सलाम करते हुए बोले, मैं तो हुजूर के दर्शन करने नैनीताल जा रहा था, सौभाग्य से यहीं दर्शन हो गए। हुजूर का मिजाज तो अच्छा है। इसके बाद उन्होंने बड़ी लच्छेदार भाषा में और अपने पिछले व्यवहार को बिल्कुल भूलकर राय साहब का यशोगान आरंभ किया। ऐसी होम मेमोरी कोई क्या करेगा, जिधर देखिए हुजूर ही के चर्चे हैं। यह पद हुजूर को ही शोभा देता है। तो देखिए पिछली बार जब राय साहब इसके पास में जाते हैं कि भाई राजा साहब से मेरी क्या करवा दो, सुलह करवा दो, मैं बैठ जाऊंगा और 1 लाख रुपए दिलवा दो, लेकिन खन्ना 15,000 पर भी नहीं मानता है और कहता है कि अब तो आपको गया, आपने पहले ही मुझको, तो इस तरह की बातें वो करता है। तो ये बहुत बड़ा अवसरवादी है। तनख्वाह तनख्वाह की बात कर रहा। राय साहब मन में सोच रहे थे, यह आदमी भी कितना बड़ा धूर्त है। अपनी गरज पड़ने पर गधे को दादा कहने लगा वाला। पहले सिर का बेवफा और निर्लज्ज, मगर उन्हें उन पर क्रोध न आया, दया आई। पूछा, आजकल आप क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं हुजूर, बेकार बैठा हूँ। इसी उम्मीद से आपकी खिदमत में हाजिर होने जा रहा था कि अपने पुराने खादिमों पर निगाह रहे। आजकल बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ हूँ हुजूर। राजा सूर्य प्रताप सिंह को तो हुजूर जानते हैं, अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। एक दिन आपकी निंदा करने लगे, मुझसे ना सुना गया। मैंने कहा, बस कीजिए महाराज, राय साहब मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी निंदा नहीं सुन सकता। बस इसी बात पर बिगड़ गई। मैंने भी सलाम किया और घर चला आया। मैंने साफ कह दिया, आप कितना ही ठाट बाट दिखाएं पर राय साहब की जो इज्जत है वह आपको नसीब नहीं हो सकती। इज्जत ठाट से नहीं होती, लियाकत से होती है। आप में जो लियाकत है वह तो दुनिया जानती है। तो ये खन्ना तनख्वाह का है। राय साहब ने अभिनय किया, आपने तो सीधे घर में आग लगा दी। तनख्वाह ने अकड़ कर कहा, मैं तो हुजूर साहब कहता हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा, जब हुजूर के कदमों को पकड़े हुए हूँ तो किसी से क्यों डरूं। हुजूर के नाम से जलते हैं। जब देखिए हुजूर की बदगोई। जब से आप मिनिस्टर हुए हैं उनकी छाती पर सांप लौट रहा है। मेरी सारी की सारी मजदूरी सांप डकार गए। देना तो जानते नहीं हुजूर, असामियों पर इतना अत्याचार करते हैं कि कुछ ना पूछिए। किसी की आबरू सलामत नहीं, दिन दहाड़े औरतों को। तो देखिए प्रेमचंद तनख्वाह जी से यही यहाँ पर यही दिखाना चाह रहे हैं कि भाई जीवन में हमारे में तनख्वाह जैसे लोग बहुत आते हैं, जो इसके पास गए तो आपकी बुराई, आपके पास आए तो उसकी बुराई।
इधर उधर की भिड़ते रहते हों, यही उनका कारोबार होता है, यही उनका धंधा होता है, यही उनका व्यवहार तरीका जो भी होता है, आदत होती है, जिससे उनका जीवन है वो चल रहा होता है। तो तनख्वाह ऐसे ही वर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं कि हमें तनख्वाह जैसे लोगों से क्या है, बड़ी ही सावधानी से बच करके रहना चाहिए। कार की आवाज़ आई और राजा सूर्य प्रताप सिंह उतरे। अभी देखिए यहाँ पर प्रेमचंद जो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, सबसे बड़ी बात उपन्यास नहीं है, बात है कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर कोई मतलब नहीं था सूर्य प्रताप के आने का, लेकिन सूर्य प्रताप को लाया जा रहा है। अब तनख्वाह के विचारों को हम देखेंगे आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। राय साहब ने कमरे से निकलकर उनका स्वागत किया। इस सम्मान के बोझ से न तो कर बोले, मैं तो आपकी सेवा में आने वाला ही था। यह पहला अवसर था कि राजा सूर्य प्रताप सिंह ने इस घर को अपने चरणों से पवित्र किया, यह सौभाग्य। मिस्टर तनखा, अब देखिए मिस्टर तनखा अभी बुराई कर रहे थे, अब देखिए क्या बनेंगे, भीगी बिल्ली बने बैठे हुए थे। राजा साहब यहाँ क्या इधर इन दोनों महोदयों में दोस्ती हो गई है। उन्होंने राय साहब की ईर्ष्याग्नि को उत्तेजित करके अपना हाथ सेकना चाहा था, मगर नहीं। राजा साहब यहाँ मिलने के लिए आ भले ही गए हों, मगर दिलों में जो जलन है वह तो कुम्हार के आंवे की तरह इस ऊपर की लेप थोप से बुझने वाली नहीं। राजा साहब ने सिगार जलाते हुए तनखा की ओर कठोर आंखों से देखकर कहा, तुमने तो सूरत ही नहीं दिखाई मिस्टर तनखा। मुझसे उस दावत के सारे रुपए वसूल कर लिए, होटल वालों को एक पाई ना दी, वह मेरा सिर खा रहे। अभी देखिए क्या कह रहा है कि भाई मुझको रुपए नहीं दिए। अब देखिए तनखा देखिए क्या हो रही है कि भाई रुपए भी ले लिए और फिर होटल वालों को एक पाई भी नहीं दी और अब सूरत भी नहीं दिखा रहा है। मैं इसे विश्वासघात समझता हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी पुलिस में दे सकता हूँ। यह कहते हुए उन्होंने राय साहब को संबोधित करके कहा, ऐसा बेईमान आदमी मैंने नहीं देखा राय साहब। मैं सत्य कहता हूँ, मैं कभी आपके मुकाबले में ना खड़ा होता, मगर इसी शैतान ने मुझे बहकाया और मेरे 1 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। भाई तनख्वाह का काम था चुनावों में खड़े करवाना, कोई हारे या जीते उसका तो कमीशन पक्का था। तो जितने ज़्यादा आदमी खड़े होंगे उसका उतना ही कमीशन बनेगा। राय साहब को खड़ा करवा दिया कि भाई आप खड़े हुए, उधर राजा साहब को खड़ा करवा दिया कि आप खड़े हुए आप जीतेंगे, तो वहाँ से ले लिया, इधर से भी कमीशन लेना चाहता था। बंगला खरीद लिया साहब, कार रख ली, एक वेश्या से आसनाई भी कर रखी है, पूरे रहीश बन गए हैं। अब दगाबाजी शुरू की है। रहीशों की शान निभाने के लिए रियासत चाहिए। आपकी रियासत अपने दोस्तों की आंखों में धूल झोंकना है। राय साहब ने तनख्वाह की ओर तिरस्कार की आंखों से देखा और बोले, आप चुप क्यों हैं मिस्टर तनख्वाह, कुछ जवाब दीजिए। राजा साहब ने तो आपका सारा मेहनताना दबा लिया है कोई इसका जवाब आपके पास? अब कृपा करके यहाँ से चले जाइए और खबरदार फिर अपनी सूरत ना दिखाइएगा। दो भले आदमियों में लड़ाई लगाकर अपना उल्लू सीधा करना बेपूंजी का रोजगार है, मगर इसका घाटा और नफ़ा दोनों ही जान जोखिम है, समझ लीजिए। तनख्वाह ने ऐसा सिर गड़ाया कि फिर ना उठाया, धीरे से चले गए, जैसे कोई चोर कुत्ता मालिक के अंदर आ जाने पर दबकर निकल जाए। जब वह चले गए तो राजा साहब ने पूछा, मेरी बुराई करता होगा? जी हाँ, मगर मैंने भी खूब बनाया, शैतान है पूरा। बाप बेटे में लड़ाई करवा दे, मियाँ बीवी में लड़ाई करवा दे, इस फन में उस्ताद है। खैर आज बच्चा को अच्छा सबक मिल गया। इसके बाद रुद्रपाल के विवाह की बातचीत शुरू हुई। राय साहब के प्राण सूखे जा रहे थे, मानो उन पर कोई निशाना बांधा जा रहा हो। कहाँ छिप जाएं, कैसे कहें कि रुद्रपाल पर उनका कोई अधिकार नहीं रहा। मगर राजा साहब को परिस्थिति का ज्ञान हो चुका था। राय साहब को अपनी तरफ से कुछ ना कहना पड़े, जान बच जाए। राजा साहब को परिस्थिति का ज्ञान हो चुका था। राय साहब को अपनी तरफ से कुछ ना कहना पड़ा, जान बच गई। उन्होंने पूछा, आपको इसकी क्यों कर खबर हुई? अभी अभी रुद्रपाल ने लड़की के नाम एक पत्र भेजा है जो उसने मुझे दे दिया। आजकल के लड़कों में और तो कोई खूबी नज़र नहीं आती, बस स्वच्छंदता की सनक सवार है। सनक तो है ही, मगर इसकी दवा मेरे पास है। मैं उस छोकरी को ऐसा गायब कर दूंगा कि कहीं पता ना लगेगा। 10-5 दिन में यह सनक ठंडी हो जाएगी। समझाने से कोई नतीजा नहीं। राय साहब कांप उठे। उनके मन में भी इस तरह की बात आई थी, लेकिन उन्होंने उसे आकार ना लेने दिया था। संस्कार दोनों व्यक्तियों के एक से थे। गुफावासी मनुष्य दोनों ही व्यक्तियों में जीवित था। राय साहब ने उसे
ऊपरी वस्त्रों से ढक दिया था। राजा साहब में वह नग्न था। अपना बड़प्पन सिद्ध करने के उस अवसर को राय साहब छोड़ना सके। जैसे लज्जित होकर बोले, लेकिन यह 20वीं सदी है, 12वीं नहीं। रुद्रपाल के ऊपर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन मानवता की दृष्टि से राजा साहब ने बात काट कर कहा, आप मानवता के लिए फिरते हैं और यह नहीं देखते कि संसार में आज भी मनुष्य की पशुता ही उसकी मानवता पर विजय पा रही है। तो ये शानदार कथन है, ये आ सकता है। नहीं राष्ट्रों में लड़ाइयाँ क्यों होती, पंचायतों के मामले ना तय हो जाते, जब तक मनुष्य रहेगा उसकी पशुता भी रहेगी। तो बहुत ही देखिए शानदार कथन है सूर्य प्रताप सिंह का। छोटी मोटी बहस छिड़ गई और विवाह के रूप में आकर अंत में वितंडा बन गई। राजा साहब नाराज होकर चले गए। दूसरे दिन राय साहब ने भी नैनीताल को प्रस्थान किया और उसके एक दिन बाद रुद्रपाल ने सरोज के साथ इंग्लैंड की राह ली। लीजिए साहब, अब उसमें पिता पुत्र का नाता ना था, प्रतिद्वंदी हो गए थे। मिस्टर तनखा अब रुद्रपाल के सलाहकार। अब देखिए तनखा ने किसको पकड़ लिया है, रुद्रपाल को। मिस्टर तनखा अब रुद्रपाल के सलाहकार और पैरोकार थे। उन्होंने रुद्रपाल की तरफ से राय साहब पर हिसाब फहमी का दावा किया। राय साहब पर 10 लाख की डिग्री हो गई। उन्हें डिग्री का इतना ना दुख हुआ जितना अपने अपमान का। अपमान से भी बढ़कर दुख था जीवन की संचित अभिलाषाओं के धूल में मिल जाने का। और सबसे बड़ा दुख था इस बात का कि अपने बेटे ने ही दगा दी। आज्ञाकारी पुत्र के पिता बनने का गौरव बड़ी निर्दयता के साथ उनके हाथ से छीन लिया गया था। मगर अभी शायद उनके दुख का प्याला ना भरा था। जो कुछ कसर थी वह लड़की और दामाद के संबंध विच्छेद ने पूरी कर दी। तो जो अभी जिसको किया था, सगाई करी थी, जो अपनी लड़की की सगाई करी थी, तो उससे क्या हो गया, उनका तलाक हो गया। साधारण हिंदू बालिकाओं की तरह मीनाक्षी भी बेजबान थी। तो मीनाक्षी इनकी लड़की का नाम है। बाप ने जिसके साथ ब्याह कर दिया उसके साथ चली गई, लेकिन स्त्री पुरुष में प्रेम ना था। तो यहाँ पर भी देखिए क्या बता रहे हैं कि भाई इस तरह से आप क्या कर रहे हो, सीधे सीधे शादी कर देते हो, कोई लेना नहीं, जानकारी नहीं, देना नहीं। तो इस चीज़ को प्रेमचंद जी उसी टाइम से इतना उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह अय्याश थे, शराबी भी। मीनाक्षी भीतर ही भीतर कुढ़ती रहती थी, पुस्तकों और पत्रिकाओं से मन बहलाया करती थी। दिग्विजय सिंह की अवस्था तो 30 से अधिक ना थी, पढ़ा लिखा भी था, मगर बड़ा मगरूर, अपनी कुल प्रतिष्ठा की डींग मारने वाला, स्वभाव का निर्दयी और कृपण, गांव की नीच जाति की बहु बेटियों पर डोरे डाला करता था। सोहबत भी नीचों की सी थी, जिनकी खुशामदों ने उसे और भी खुशामद पसंद बना दिया था। मीनाक्षी ऐसे व्यक्ति का सम्मान दिल से ना कर सकती थी। फिर पत्रों में स्त्रियों के अधिकारों की चर्चा पढ़ पढ़कर उसकी आंखें खुलने लगी। वह जनाना क्लब में आने जाने लगी। वहाँ कितनी ही शिक्षित ऊंचे कुल की महिलाएं आती थीं। उनमें वोट और अधिकार और स्वाधीनता और नारी जागृति की खूब चर्चा होती थी। जैसे पुरुषों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो। अधिकतर वही देवियां थीं जिनकी अपने पुरुषों से ना पड़ती थी, जो नई शिक्षा पाने के कारण पुरानी मर्यादाओं को तोड़ डालना चाहती थीं। कई युवतियां भी थीं जो डिग्रियां ले चुकी थीं और वैवाहिक जीवन को आत्मसम्मान के लिए घातक समझकर नौकरियों की तलाश में थीं। उन्हीं में एक मिस सुल्तान थी जो विलायत से वॉर एट लॉ होकर आई थी और यहाँ पर्दा नशीन महिलाओं को कानूनी सलाह देने का व्यवसाय करती थीं। उन्हीं की सलाह से मीनाक्षी ने पति पर गुजारे का दावा किया। वह अब उसके घर में ना रहना चाहती थी, मगर वह देखिए क्या है, एलिमनी के लिए दावा है। देखिए, मगर वह दिग्विजय सिंह के मुख में कालिख लगाकर यहाँ से जाना चाहती थी। ये भारत में उस समय दोस्तों नहीं होंगी, वो हाई सोसाइटी में भी चीज़ें नहीं होंगी, ये चीज़ें चलती होंगी विदेशों में। तो वहाँ से देखिए इतनी 100 साल पहले, आज से पहले तलाक हो रहे हैं, इस तरह का नॉर्मल बना करके प्रेमचंद जी जो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो विदेशी जो चीज़ों में होंगी तो वहाँ से ला करके यहाँ पर उन्होंने देख लिया था कि ये चीज़ें बहुत जल्द ही यहाँ पर आने वाली है। कालिख लगाकर यहाँ से जाना चाहती थी। दिग्विजय सिंह ने उस पर उल्टा बदचलनी का आक्षेप लगाया। राय साहब ने इस कलह को शांत करने की भरसक बहुत चेष्टा की, पर मीनाक्षी अब पति की सूरत भी नहीं देखना चाहती थी। यद्यपि दिग्विजय सिंह का दावा खारिज हो गया और मीनाक्षी ने उस पर गुजारे की डिग्री पाई, मगर यह अपमान उसके जिगर में चुभता रहा।
वह अलग एक कोठी में रहती थी और समष्टिवादी आंदोलन में प्रमुख भाग लेती थी, पर वह जलन शांत न होती थी। एक दिन वह क्रोध में आकर हंटर लिए हुए दिग्विजय सिंह के बंगले पर पहुंची। शोहदे जमा थे और वेश्या का नाच हो रहा था। उसने रणचंडी की भांति पिशाचों की इस चांडाल चौकड़ी में पहुंचकर तहलका मचा दिया। हंटर खा खा कर लोग इधर उधर भागने लगे। उसके तेज के सामने वह नीच शोहदे क्या टिकते। जब दिग्विजय सिंह अकेले रह गए तो उसने उन पर सड़ासड़ हंटर जमाने शुरू किए। इतना मारा कि कुंवर साहब बेदम हो गए। वेश्या अभी तक कोने में दबकी खड़ी थी। उसका नंबर आया। मीनाक्षी हंटर तान कर जमाना ही चाहती थी कि वेश्या उसके पैरों पर गिर पड़ी और रोकर बोली, दुल्हन जी, आज आप मेरी जान बख्श दें, मैं फिर कभी न आना आऊँगी, मैं निरपराध हूँ। मीनाक्षी ने उसकी ओर घृणा से देखकर कहा, हाँ तू निरपराध है, जानती है ना मैं कौन हूँ, चली जा, अब कभी यहाँ ना आना। हम स्त्रियाँ भोग विलास की चीज़ें हैं ही, तेरा कोई दोष नहीं। वेश्या ने उसके चरणों पर सिर रखकर आवेश में कहा, परमात्मा आपको सुखी रखे, जैसा आपका नाम सुनती थी वैसा ही पाया। सुखी रहने से तुम्हारा क्या आशय है? आप जो समझे महारानी। नहीं, तुम बताओ। वेश्या के प्राण नखों में समा गए। कहाँ से कहाँ आशीर्वाद देने चली। जान बच गई थी, चुपके से अपनी राह लेनी चाहिए थी, दुआ देने की सनक सवार हुई। अब कैसे जान बची? डरती डरती बोली, हुजूर का इकबाल बढ़े, नाम बढ़े। मीनाक्षी मुस्कुराई, हाँ ठीक है। वह आकर अपनी कार में बैठी। हाकिम जिला के बंगले पर पहुंचकर इस कांड की सूचना दी और अपनी कोठी में चली आई। तब से स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। दिग्विजय सिंह रिवॉल्वर लिए उसकी ताक में फिरा करते और वह भी अपनी रक्षा के लिए दो पहलवान ठाकुरों को अपने साथ लिए रहती थी। और राय साहब ने सुख का जो स्वर्ग बनाया था उसे अपनी ज़िंदगी में ही ध्वंस होते देख रहे थे और अब संसार से निराश होकर उनकी आत्मा अंतर्मुखी होती जाती थी। अब तक अभिलाषाओं से जीवन के लिए प्रेरणा मिलती रहती थी, उधर का रास्ता बंद हो जाने पर उनका मन आप ही आप भक्ति की ओर झुका, जो अभिलाषाओं से कहीं बढ़कर सत्य था। जिस नई जायदाद के आश्रय पर कर्ज लिए थे, वह जायदाद कर्ज की पुरौती किए बिना ही हाथ से निकल गई थी और वह बोझ सिर पर लदा हुआ था। मिनिस्ट्री से ज़रूर अच्छी रकम मिलती थी, मगर वह सारी की सारी उस मर्यादा का पालन करने में ही उड़ जाती थी और राय साहब को अपने सभी राष्ट्रीय ठाठ निभाने के लिए वही असामियों पर इजाफा और बेदखली और नजराना करना और लेना पड़ता था, जिससे उन्हें घृणा थी। वह प्रजा को कष्ट ना देना चाहते थे। उनकी दया पर उन्हें दया आती थी, उनकी दशा पर उन्हें दया आती थी, लेकिन अपनी ज़रूरतों से हैरान थे। मुश्किल यह थी कि उपासना और भक्ति में भी उन्हें शांति ना मिलती थी। वह मोह को छोड़ना चाहते थे, पर मोह उन्हें ना छोड़ता था। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि वह मोह को छोड़ना चाहते थे, लेकिन मोह ना छोड़ता था और इस खींचतान में उन्हें अपमान, गिलानी और अशांति से छुटकारा ना मिलता था। और जब आत्मा में शांति नहीं तो देह कैसे स्वस्थ रहती? निरोग रहने का सब उपाय करने पर भी एक ना एक बाधा गले पड़ी रहती थी। रसोई में सभी तरह के पकवान बनते थे, पर उनके लिए वही मूंग की दाल और फुलके थे। अपने और भाइयों को देखते थे जो उनसे भी ज़्यादा मकरूज, अपमानित और शोकग्रस्त थे, जिनके भोग विलास में, ठाट बाट में किसी तरह की कमी ना थी, मगर इस तरह की बेहयाई उनके बस में ना थी। उनके मन के ऊंचे संस्कारों का ध्वंस ना हुआ था, पर पीड़ा, मक्कारी, निर्लज्जता और अत्याचार को वह ताल्लुकेदारी की शोभा और रौबदार का नाम देकर अपनी आत्मा को संतुष्ट ना कर सकते थे और यही उनकी सबसे बड़ी हार थी। तो यहाँ पर हमारे दोस्तों 31 भाग हो गए हैं। अब 2-3 वीडियोज़ में और हमारा जो पूरा का उपन्यास है वो समाप्त हो जाएगा। अब मैं आपको 4-4, 5-5 भागों की एक साथ में समरी भी आपको थोड़ा सा बताता चलूँगा, जिससे कि हमारा पढ़ते पढ़ते पूरा का पूरा जो उपन्यास है हमें याद हो जाए। तो चलिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बताइएगा। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।